बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब को मौका दिया तो वादा करता हूं कि हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब ने इंकशाफ किया है कि जजेस नवाज शरीफ साहब को सिर्फ एक टर्म के लिए डिसक्वालीफाई करना चाहते थे, जबकि IMF ने हुकूमत से जो है रियल स्टेट और ज़रई शोबों में टैक्सेस आयद करने का जो प्लान है वो मांग लिया है। उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक मरतबा फिर आज कहा गया कि अगले अतवार के मसाइल को गुज़रे अतवार के मसाइल को हल करने की हमने पूरी कोशिश की है और IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात कामयाब हुए उसकी सूरत में मुस्तक़बिल में जो है वो मज़ीद मुआशी बेहतरी आएगी। जबकि वो ये भी कहते हैं कि वक्त मुकर्ररा पर हुकूमत जो है वो घर भी चली जाएगी। क्या वाकई में हुकूमती कारकर्दगी की बुनियादों पर इंतखाबात में अच्छे नताइज देख रहे हैं आप हुकूमत के लिए? हुकूमत ये अरेंजमेंट चला जाएगा और आज जो है वो 6 महीने हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत को जी। और अगला महीना जब भी जिस तारीख को भी असम्बली डिज़ोल्व हो, 1 माह के बाद ये हुकूमत नहीं होगी, ना मरकज़ में और ना किसी सूबे में, और मुल्क जो है वो इलेक्शंस की तरफ जा रहा होगा जी। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर है बल्कि 1 महीने से भी कम, इसको 3 हफ्ते से कुछ ज़्यादा टाइम अगर रख लें, चाहे वो 8 तारीख को तोड़ें, 10 को तोड़ें या 13 को तोड़ें, 12-13 की रात खुद रिजॉल्व हो जाए असेंबली, लेकिन बहरहाल ये आखिरी 3-3.5 हफ्ते हैं इस पूरे अरेंजमेंट के। अब इसमें ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है इस वक्त, और 4-5 उसकी वजूहात हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, रोज़े कर रहे हैं तकरीबन। एक तो ये कि ये आने वाला हफ्ता जो है इसमें अदालतें जो हैं वो किस तरफ जाती हैं, सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल, और फिर प्रोसीजर बिल जो है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और उसके अलावा जो है वो फिर महफूज फ़ैसले जो हैं वो इन्हीं दिनों में आनी है, और जिसमें नैब तरामीम का भी फ़ैसला करना है, और जिसमें ये भी देखना है कि 14 मई के हवाले से क्या फ़ैसला आता है। तो ये सारे महफूज फ़ैसले, काफ़ी क्यूरेटिव रिव्यू वाला भी, और ये सब आने वाले चंद दिनों के अंदर, हफ्तों में। साथ ही उसके जो तो एक तो अदलिया के लेवल पे जो है ये सारी बातें चल रही हैं, और ये भी इस हफ्ते में वाज़े होगा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का क्या प्लान है, क्योंकि अब इसको ज़्यादा अगर तूल देती है मुस्लिम लीग नून तो फिर ये मामला, यानी मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज साहब शायद इस हफ्ते वापस आ जाएं, अभी तक जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए बता रहे हैं, और वो वापस आ जाएं, और ज़ाहिर है कि वो आएंगी तो फिर मुस्लिम लीग नून की जो मुहिम जिसका आगाज़ शहबाज शरीफ साहब ने भी किया है और राना सनाउल्लाह साहब ने, वो आएंगी, और उसके बाद वो ये वाज़े तौर पे उनके आने के बाद फिर मरकज़ जो है, अभी तक तो मुस्लिम लीग नून का मरकज़ वज़ीर आज़म हाउस है, लेकिन अब जाती उम्रा की तरफ इसको जाना है, ठीक है, ताकि हुकूमत और इलेक्शन की जो मुहिम है वो 2 मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएँ। क्योंकि अभी तक अब ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि जैसे वज़ीर आज़म हाउस जो है वो मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन चला रहा है, तो फिर पीपल्स पार्टी की क्यों नहीं चला रहा, फिर JUIF की क्यों नहीं चला रहा, फिर MQM की क्यों नहीं चला। तो वो वज़ीर आज़म को भी मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता वज़ीर आज़म हाउस से हट के और जाती उम्रा या बाकी जगहों पे मुस्लिम लीग नून की जो सियासी सरगर्मी है उनको ले जाना होगा, क्योंकि फिर पीपल्स पार्टी भी कह सकती है ना कि हमारे भी वज़ीर हैं, बाकी भी वज़ीर हैं, हम भी सारे वहीं पे खिताबात करेंगे अपने आके, तो वो ऐसा नहीं कर रहे। तो ये ज़ाहिर है कुछ तो उनके काम है जो बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह का ऐलान करना है, वो तो ठीक है, वो तो जैसे वो कर रहे हैं वो ठीक है, और वो आखिरी दिन तक करते रहेंगे और अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताते रहेंगे। लेकिन प्योरली जहाँ मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी तो वहाँ पर फिर वो यकीनन उसके लिए जाती उम्रा या अवामी इज्तिमात या मरीम नवाज साहब आके तो फिर उसको लीड करना भी शुरू करेंगे। अच्छा, अब तो मुस्लिम लीग नून में तो इंतज़ार है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का क्या फ़ैसला है, और मरीम नवाज साहबा की वापसी, और उसके बाद फिर दम पड़ेगा इंतखाबी मुहिम में। ऑलरेडी शहबाज शरीफ उसको स्टार्ट कर चुके हैं,
राना सनाउल्लाह साहब भी कर चुके हैं, लेकिन दम खम ज़ाहिर है तब पड़ेगा जब नवाज शरीफ साहब की वापसी का ऐलान होगा। अब वो ऐलान इस हफ्ते मेरा ख्याल हो जाना चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी रोज़ हो गए दुबई और सऊदी अरेबिया, तो जो भी फ़ैसले वहाँ पे होने हैं वो हो गए, वो वापस आना चाहिए। मरीम नवाज साहब कम से कम आए, और फिर उसके बाद एक कानूनी हिकमत अमली के नवाज शरीफ साहब ने वापस कब आना है, कैसे आना है, और वो कैसे अदालतों के अंदर मामलात को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ज़ाहिर है कि जरदारी साहब ने पहले ये बात की थी कि इलेक्शंस हम जब चाहेंगे तब होंगे, लेकिन फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो तो इलेक्शन कमीशन जब चाहेगा तब होंगे। तो वो और इसी तरह से मुलाकात जो हुई थी दुबई में दोनों शख्सियात की, उसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा अभी तक सामने नहीं आया। ये मैंने कल भी बात की थी कि ज़ाहिर है सब अपने अपने टिकट्स पे इलेक्शन लड़ेंगे, कहीं वो सीट एडजस्टमेंट होती है क्या होती है, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें अभी क्लियर होंगी इस हफ्ते और उसके बाद आने वाले दिनों में। और इसमें जो अहम बात उसके साथ ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आज जरदारी साहब के बारे में ये इतला थी कि वो एक तो ये था कि वो लाहौर पहुँचे, कल शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, आज जहांगीर तरीन साहब के घर में जो ट्रेजेडी हुई है जी, तो जरदारी साहब ने अफसोस के लिए जाना था, लेकिन फिर शाम को हमें इत्तला मिली कि वो फ़िलहाल उन्होंने मुलतवी किया है, वो बाद में जाएंगे ताज़ियत के लिए जहांगीर तरीन साहब के, और वो इस्लामाबाद आ गए। अच्छा, इस्लामाबाद में उनकी एक्टिविटीज़, इस्लामाबाद में एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पे आज एक तकरीब थी, उनकी निजी तकरीब थी फैमिली की, तो वहाँ जरदारी साहब की मौजूदगी नहीं थी। जरदारी साहब ज़ाहिर है और कोई मुलाकातें वगैरह उनकी हो रही होंगी इस्लामाबाद में, लेकिन कल से बहरहाल ये जो है ये अदालतें और एक एक्टिव हफ्ता कल से शुरू होगा, बहुत फ़ाल हफ्ता। इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है उसमें मैंने ये बताया था कि उसमें कुछ थोड़ा सा उसमें इख्तलाफ कह दिया जाए या सोच के अंदर कोई थोड़ा सा अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब का जो जिस तरह उन्हें आगे बढ़ना है उसमें थोड़ा सा शायद यकसुई नहीं है अभी, लेकिन वो भी इस हफ्ते क्लियर हो जाएगा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी सामने आना पड़ेगा अपना मंशूर लेके, और तमाम तर जो जिसे कहते हैं ना प्रॉपर जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब और बाकी शख्सियात वो बैठी हों। वो बहुत सारी शख्सियात जो उस दिन रात को खाने पे थीं, जो पहले जो हैं वो पीटीआई से भाग गई थी रस्सा तोड़ा के, और उसके बाद उनको निकाल दिया था चेयरमैन पीटीआई ने। उनमें से कुछ शख्सियात जो हैं उनके बारे में ये भी शक का इजहार किया जा रहा है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से भी रस्सा तोड़ा के भाग गई हैं। इस्तेकाम पार्टी से जी, उधर से रस्सा तोड़ा के उधर भाग गई, उधर खान साहब ने उनको निकाल दिया था, उधर से भी कहीं वो गायब है, उधर से भी उनको तलाश किया जा रहा है वो किधर गए जो रात को खाना खा के दौड़ गए थे बगैर बिल के, उधर से वो ढूंढ रहे हैं उनको, उन्होंने निकाल दिया। ये दरमियान में कहीं दुआएं खैर करके रातों रात नहीं, ये कहीं और के जो गायब हो गए हैं, कहीं ये उधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, ये कहीं बीच में कोई 4-5 शख्सियात ऐसी हैं जो जहांगीर तरीन साहब का खाना खा के जिस तरह से, हाँ बिल्कुल परवेज़ इलाही साहब की भी दुआ खैर हुई थी, वैसे कमाल की बात थी वो मतलब है कि वो भी तारीख में लिखा जाएगा कि परवेज़ इलाही साहब जब शामिल हुए तो उस दिन रात को इस्लामाबाद में मैं मिठाई की दुकानें खुली, रात को लेट हो गए थे तो मिठाई की दुकानें बंद, प्रॉपर मिठाई उसमें टोकरे, और दुआ करवाई गई कि ये जो है ये हमारा जो इत्तेहाद है ये एक साथ रहे, और उसके बाद फूंके वूके मारी सबने एक दूसरे पे परवेज़ इलाही, और अगले दिन जो है वो परवेज़ इलाही साहब तो निकल गए। तो मतलब ये अजीब, जरदारी साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, उसमें सारे जोमा मौजूद थे, तो ये दुआ क्यों हुई और ये मिठाइयाँ क्यों खाई गई, मतलब ये बड़ी मिठाइयों में कोई मसला है, पता नहीं क्या हुआ, खुदा जाने। बहरहाल वो अच्छा देखो वो उधर से भी रस्सा तोड़ा के भाग गए। कुछ लोगों मैंने चेक किया, जाएंगे डॉक्टर साहब अब इतनी जगहों से और इतने कम अरसे में भाग के पहुंचना कहाँ है, कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे रास्ता में, किसी न किसी के हाथों। मसला ये है कि ना वो उधर हैं, उधर से उनको निकाल दिए गए, उधर वो ज्वाइनिंग दे के भाग गए, ठीक है ना, तो अब इनकी तलाश हो रही है। हाँ, अभी कहीं दरमियान में, तो मैंने पूछा भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से, वो अब मसला ये कि वो सारे के सारे लोगों को पकड़ के किसी डरमे में बंद करके तो नहीं रख सकते ना, वो खाना खिला के उन्होंने कहा जाओ, अब जो जाओ के बाद वो
वो जाओ ही हो गया, वो किधर गए पता नहीं, खुदा जाने। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अच्छा कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो जिनका अभी तक पता ही नहीं कि वो इधर हैं उधर हैं किधर हैं। मतलब है कि जैसे हमारे मोहतरम परवेज़ खटक साहब ने कहा कि मैं एक नई पार्टी बनाने जा रहा हूँ, लेकिन अगर नई पार्टी अभी नहीं भी बन सकी तो भी हो सकता है, तो फिर हो सकता है कि मैं मुस्लिम लीग नून में चला जाऊँ, मतलब एक सब या उनके साथ एक अलायंस कर लूँ। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब सी बात है। इसी तरह से कुछ अजीब सा मामला हो गया है असद उमर साहब के साथ। असद उमर साहब जो आखिरी हुआ था वो मेरे ख्याल से IMF के साथ मीटिंग में वो शायद थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, लेकिन बाद में पता ही चला कि उनके ऊपर भी वो एतमाद नहीं करते। चेयरमैन PTI जो है वो कहते हैं कि ये जो हैं ये अच्छे लोग नहीं हैं, तो उनके ऊपर भी इतबार नहीं करते। और सबसे ज़्यादा जो इतबार है वो उनका इस वक्त जो है वो परवेज़ इलाही साहब पे, ठीक है ना, चेयरमैन PTI का साबिक वज़ीर-ए-आज़म परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि अभी जेल में है। रिहाई का हुक्म हुआ था डॉक्टर, रिहाई का हुक्म हो गया था, फिर रुक गया। वो असल में होता ये कि रोपकार पहुंचती है जेल में तो या तो दूसरी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, या ये कि वो जेल वाले कहते हैं कि ये जो साइन किए हुए हैं ये हमसे पहचाने नहीं जा रहे, इन पे स्याही फैल गई है, तो वापस जाके करवा के आए। और ये अमूमन होता है वीकेंड्स पे, तो वो फिर जब वापस करवा के फिर लाते हैं तो फिर उसके बाद तो फिर इसका हल क्या है डॉक्टर साहब? परवेज़ इलाही साहब कैसे परवेज़ इलाही साहब, अब मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए बाहर अभी तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब उनकी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, ता वक्त ये कि वो बाहर आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें या वो बाहर आके कोई और बात ना करें। तो अभी तो वो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और वो नहीं आ रहे बाहर। देखें ना, उन्होंने साबित कदमी का, और वो बात यही हो रही है कि जी मुनस इलाही साहब जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, और ये कहते हैं कि शुजा साहब कहते हैं कि हाँ। परवेज़ इलाही साहब के बारे में अब ज़ाहिर हमने तो नहीं सुना, लेकिन जो शुजात साहब वगैरह ज़राए के हवाले से बात आती है कि वो कहते हैं कि मैं तैयार हूँ, वो कहते हैं कि नहीं। वो अजीब एक रौला पड़ा हुआ है, और इसमें वो इस वक्त जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि ये सबसे अच्छा और सच्चा और मेरा ज़बरदस्त वफादार साथी। और देखें, अच्छा, टिल फर्दर ऑर्डर्स, ठीक है। तो बहरहाल ये अजीब सी एक पेचीदा सी पिक्चर है। ये भी नहीं पता जो मौजूदा, ये बात हम रोज़ ही रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि अब दिन का मैं तो ये रोज़ बात इस पर करनी पड़ेगी कि ये नहीं पता कि क्या इलेक्शन से पहले वो नाअहल हो जाएंगे, इलेक्शन में पार्टी हिस्सा लेगी, इलेक्शंस में क्या। अच्छा, उन्होंने निशान के लिए अप्लाई कर दिए, वही बल्ले वाले निशान के लिए, क्या निशान मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कैसे होगा, कब होगा, क्या, ये सारे सवालात जो हैं इनके जवाबात हमें अगले चंद दिनों में मिल जाएंगे, क्योंकि आखिरी 3 हफ्ते, 3 ओवर्स, 3 हफ्ते, 3.5 ओवर्स ये उसका मैच है। तो ये अब, और इसमें अदालतें दरमियान में वेरिएबल्स जो हैं वो अदालतें बड़ा वेरिएबल्स हैं, और सिक्योरिटी के हालात। अच्छा, IMF जो है उन्होंने कहा है कि जी अभी से वो कि अगले जो हमने रिव्यू आना है, पैसे तो अभी उनके जो आएंगे, जो जब उसके बाद ज़खायर बढ़ेंगे और ये सारा होगा। अभी गैस की कीमतें भी बढ़ानी है, बिजली की कीमतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी हैं, पेट्रोल की कीमतें भी, गैस की कीमतें और बढ़ा देंगे थोड़ी सी। खैर है, कौन पूछता है, जाने से पहले का तो और बढ़ा देंगे। और रियल एस्टेट और ज़रई शोबों में नहीं, उन्होंने कहा अगले का प्लान हमें पूरा बना के दें कि जो केयर टेकर दौर में हम आए तो आप बना के छोड़ के जाएं सारा, क्योंकि आप ही लोगों में से होंगे ना जो अगली हुकूमत में होंगे, तो आप जी, तो आप हमें बता के जाएं कि आपका आगे क्या प्लान है। हाँ। और ये जो है, इनमें से मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा ये भी तो हो सकता है हम ना हो, और वो पार्टी जो है जिसको बैन करना है वही। उन्होंने कहा नहीं, आप ही होंगे, फ़र्ज़ करें कि आप ही हों, तो आप ज़रा हमें प्लान बना के देखे जाएँ ना कि आप क्या करेंगे जब वापस आ जाएंगे 2-3 महीने में जीत के, तो क्या करेंगे आप। तो एक माशी प्लान इनसे कुछ पॉइंट्स पे अभी से मांग रहे हैं वो। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये अगले 2-3 हफ्ते आप समझें कि एक बेचैनी भी इसमें रहेगी मुल्क में, और ज़ाहिर है कि हुकूमत की तवज्जो ज़्यादातर होगी अब इलेक्शंस की तरफ। कुछ MNAs और जो हैं उनकी तवज्जो सिर्फ इस बात पे होगी कि जितनी जल्दी उनकी फ़ाइल्स पे साइन हो जाएं उतना जल्दी बेहतर है, फिर ये मौका मिले ना मिले। और जो पार्टी की लीडरशिप्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ की, उनकी मुकम्मल तवज्जो इस बात पे होगी कि अगले इलेक्शंस का हिकमत अमली, सीटें या सीट एडजस्टमेंट या
केयर टेकर सेटअप या उसमें ये मर्दमशुमारी वाला जो इशू छिड़ा हुआ है दरमियान में, इसको ये सारे इश्यूज को वो देख रहे होंगे। और प्लस साथ ये कि अदालतों के फैसलों का भी इंतज़ार है, और ये भी कि क्या तहरीक इंसाफ हिस्सा लेती है या नहीं लेती। इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अभी उलझने हैं, तो ये दूर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, एक तशवीश इस वक्त ये भी है कि एक डाउट है इस वक्त कि क्या वाकई वक्त पर अक्टूबर में इंतखाबात होंगे निगरान सेटअप के बाद, क्योंकि हमने पंजाब में भी देखा और खैबर पख्तूनख्वा में भी कि निगरान सेटअप अभी तक वहाँ से इंतखाबात नहीं हो सके हैं। होंगे, देखें होंगे, इसलिए कि अगर तो पहले टूट जाते हैं तो 90 दिन और तारीख पे टूटते हैं तो 60 दिन, ठीक है ना। अब उसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये मर्दमशुमारी पे एक कंसेंसस आपस में सियासी जमातों को हो जाना चाहिए कि भाई पुरानी मर्दमशुमारी, नई मर्दमशुमारी कैसे क्या करके, तो फिर एक चीज़ तय कर लें और उसके मुताबिक फिर वो, तो मैंने कहा अभी ये चंद हफ्तों में, ये 2-3 हफ्तों में ये सारा, क्योंकि आखिरी ये है मुद्दत है इस पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करके जा रही है। और हमेशा की तरह ये मुशर्रफ साहब के वक्त से लेके आज तक जितनी भी पार्लियामेंट्स आई हैं उनमें 2 या 2 से ज़्यादा वज़राए आज़म आए हैं। मुशर्रफ साहब की जो पार्लियामेंट थी उसने भी 5 साल पूरे किए, तो उसमें 3 वज़राए आज़म थे, ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मरहूम, चौधरी शुजात हुसैन साहब और शौकत अजीज़ साहब। जरदारी साहब की पार्लियामेंट में 2 वज़राए आज़म थे, राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी। नवाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट में 2 वज़राए आज़म थे, वो खुद और शाहिद खान अब्बासी। और इस पार्लियामेंट में भी 2 वज़राए आज़म थे, एक का नाम हम ले नहीं सकते, दूसरे का नाम शहबाज शरीफ साहब। तो ये जो है ये 2 वज़राए आज़म के साथ पार्लियामेंट का 2 या 2 से ज़्यादा वज़राए आज़म के साथ ये पार्लियामेंट्स ने अपनी मुद्दत पूरी की है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पार्लियामेंट्स रहीं और उनके जो कायदे ईवान हैं या वज़राए आज़म हैं वो तब्दील होते रहे, और ये 2002 के इलेक्शंस के बाद से लेके 2023 तक हमने ये देखा है। यानी कोई पार्लियामेंट टूटी नहीं, बल्कि पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की। जो भी तब्दीली आई वो इन हाउस आई। अच्छा, अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि इस दौरान मैंने आपसे कहा कि एक तो आर्मी चीफ की ईरान में मौजूदगी और वहाँ पे उनकी आला सतही मुलाकातें हो रही हैं, और उससे पहले जो ये सानिया पेश आया ज़ोब में, और अफ़गानिस्तान से अब तक दरअंदाजी हो रही है और वहाँ पे दोबारा TTP जन्म ले रही है, और इतनी बड़ी तादाद में वहाँ से नुकसान पहुँचाया जा रहा है पाकिस्तान को। तो ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में सिक्योरिटी भी एक अहम है। तो हमेशा ही बात कहता हूँ कि सिक्योरिटी, इकॉनमी और ये 2-4 इश्यूज़ हैं, तो बराए करम अगर हम अपने बाकी और जो रीजन के अंदर वाक़यात हो रहे हैं उनकी तरफ हम तवज्जो दें तो बराह रास्त असरअंदाज होंगे। ये मुल्क की सियासत पे थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बताऊँ कि जो एक हम कहते हैं ना कि कुर्रे अर्थ का कुतुब शुमाली है, कुतुब जनूबी है, ठीक है ना, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। जो तिब्बत का इलाका है उसको थर्ड पोल कहा जाता है दुनिया का, और थर्ड पोल इसलिए कहा जाता है कि वहाँ से कुछ 7 दरिया निकलते हैं, और 7 दरिया निकलते हैं और वो 9 मुल्कों में जाते हैं, ठीक है। और उसमें से जो 3 दरिया हैं वो तो एंटर होते हैं फिर चाइना की तरफ, ठीक है। येंजे और सलवीन के जो दरिया हैं वो तो ऐसे, यानी मगरिब से मशरिक की तरफ ऐसे इस तरह बहते हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और एक जो बड़ा दरिया है जिसको द ग्रेट मीकोंग रिवर जो है, ठीक है ना, वो जो मीकोंग रिवर है वो जो है वो वहाँ यूनान रीजन से शुरू होता है, ऊपर से तिब्बत से, और फिर उसके बाद वो बहते 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 नीचे आता है। और ये उसके बाद ये आधा दरिया तो चाइना में ही है ना, देखें ना, ये हाँ, ये देखें ये 2 दरिया तो ऐसे जा रहे हैं। हम मीकोंग की बात करें, मीकोंग शुमाल से जनूब की तरफ आ रहा है, तो ये जो ग्रेट मीकोंग है, बड़ा मीकोंग दरिया, और ये जो है ये पहले तो लाओस और म्यांमार के दरमियान ये बाउंड्री बनाता है, लाओस और म्यांमार के दरमियान, और फिर उसके बाद लाओस और थाईलैंड के दरमियान ये बाउंड्री बनाता है, ठीक है। ये पूरा आप समझें कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, इसको यहाँ पे जो पानी सारा आ रहा है ये सारा ऊपर से तिब्बत से आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये फिर ये कंबोडिया में दाखिल हो जाता है। कंबोडिया में दाखिल होने के बाद ये जो है ये साउथ चाइना सी में गिरता है, ठीक है।
और ये जो है ये अब 9 माउथ्स और यू लॉन्ग 9 ड्रैगन्स जिसको कहते हैं, तो ये जाके वहाँ पे गिर जाता है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जो बात यहाँ पे जो कहनी है वो ये है कि और वियतनाम, ठीक है, लास्ट में वियतनाम। अच्छा, अब ये जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसका मैंने जिक्र क्यों किया। इसका मैंने इसलिए जिक्र किया कि ये मेकोंग अपनी जगह, जैसे हम कहते हैं ना कि ये सिंध की एक हम कहते हैं सिंध की एक सकाफ़त है हज़ारों साल पुरानी। हम इसी तरह से भारत में गंगा की बात होती है, ठीक है, और गंगा भी उसी तरह से ऊपर से निकलता है और नीचे आता है और फिर अच्छा वो साउथ चाइना सी में गिरता है, गंगा बहते हुए आता है नीचे और नीचे आके फिर गंगा जो है खलीज बंगाल में गिरता है। तो गंगा के गिर्द तहजीबें, ठीक है, और फिर बांग्लादेश में आ जाता है, ये पद्मा कहलाता है शायद, तो बांग्लादेश में आता है, तो फिर उसमें जमुना एंटर होता है किसी उसके थ्रू, लेकिन वो अल्टीमेटली खलीज बंगाल में गिरता है। तो जैसे सिंध एक दरिया सिंध, ठीक है ना, माइटी इंडस, तो उसके गिर्द तहजीब, इसी तरह से गंगा की गिर्द तहजीब, इसी तरह से जो मेकोंग है, ये मेकोंग आप देखिए ना कि ये कितने मुल्कों से ये गुजर रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये यानी 6 मुल्कों से गुजर रहा है, तो उसमें 6-7 मुल्कों से, तो वो तमाम मुल्कों के अंदर इसका एक बड़ा रोल है। और इसमें मछली, इसमें खेत खलियान, जंगल, वहाँ तहजीबें जो हज़ारों सालों से कंबोडिया में, वियतनाम में, म्यांमार में, लाओस में, चाइना में, वो दरियाओं के साथ साथ, ठीक है। तो छोटे छोटे तंग हैं, छोटे दरिया, उनमें से ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं और फिर उसमें कैनाल्स हैं, और फिर वो लोग ख़ास अंदाज की बड़ी बड़ी टोपियाँ पहन के छोटी छोटी कश्तियों में, तो जो वहाँ की तहजीब है वो एक ख़ास ग्रेटर मेकोंग दरिया की तहजीब है। सही बात मैं क्यों कर रहा हूँ आज? बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो है ये ज़ाहिर है कि थाईलैंड, म्यांमार, ये सारे ये पूरे इलाकों में मेकोंग की फिर अपनी एक जियोपॉलिटिक्स है। जियोपॉलिटिकल तौर पे मेकोंग बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, अच्छा स्ट्रेटेजिक लेवल पे ये बात हो रही है तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। भारत के जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं वो इस वक्त बैंकॉक में आज हैं, और उन्होंने, जैसे कि मैंने कल भी कुछ बात की थी कि ये उन्होंने आज जो है वो वहाँ पे खिताब किए, हिंदू को हम कोट कर देते हैं, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन मेकोंग रीजन प्ले वाइटल रोल इन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। उन्होंने कहा कि मेकोंग रीजन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जहन में रखें कि जो जापानीज़ है, ये इलाका बहुत अरसे तक, ये जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के हथियार डालने से पहले तो यहाँ जापान की फौज थी पूरी। अच्छा। जापानीज आर्मी सारी, कंबोडिया, लाओस, ये पूरा इलाका उनका था। सही। उसके बाद जब शिकस्त खा गई यहाँ पे तो 77 तक जापान नहीं आया वापस, लेकिन फिर 77 के बाद जो है वो जापान ने दोबारा यहाँ पे अपना, क्योंकि ये जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी किसी मुल्क की नहीं बन सकती जब तक आप मेकोंग रिवर के ऊपर, मेकोंग के पास नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप ये 3rd स्लाइड देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान ने जो जापान मेकोंग कॉरपोरेशन बनी हुई है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3rd स्लाइड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जापानीज जो हैं वो यहाँ पे ये मेकोंग के मुल्क हैं, ये सारे दरिया मेकोंग जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आसपास जो इसके हाँ लाओस आ गया, कंबोडिया आ गया, थाईलैंड आ गया, म्यांमार आ गया, ये सारे मुल्क हो गए। तो ये सारे मुल्क जो हैं, ये मुल्क तो जापान ने मेकोंग के साथ अपनी बनाई हुई। अच्छा, अमेरिका ने इसी तरह से जो 1st स्लाइड है, अमेरिका ने मेकोंग यूएस पार्टनरशिप बनाई हुई है, ठीक है। लोअर मेकोंग, अपर मेकोंग में तो चाइना है तो उसको छोड़ दें आप, लोअर मेकोंग LMI जिसे कहते हैं, तो उन्होंने मेकोंग यूएस पार्टनरशिप है उनकी, ठीक है। और ये उनकी 2014 से काम कर रही है और ये उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं और सारा कुछ हो रहा है। 2009 में स्टार्ट हुई थी ये, इसके ऊपर 2014 में प्रॉपर आइडिया 2009 का था, 2014। और फिर उसके बाद जो है वो ये भी जहन में रखें कि इसी तरह से चाइना ने भी यहाँ पे
चाइना का भी अपना एक सिस्टम है और वो उन्होंने भी मेकोंग के साथ एक प्रॉपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, चाइना मेकोंग, ठीक है। ये उनकी वेबसाइट है और इसमें भी चाइना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो ल्यूकैंग मेकोंग जो चाइना में होता है उसको लिक्वांग कहते हैं। अच्छा। इसी दरिया वही दरिया है, इसका नाम जो है ना मेकोंग दरिया का वो हिस्सा जो चाइना में है वो चूंकि लुकैंग कहलाता है तो इसलिए लुकैंग मेकोंग करके वो म्यांमार में एंटर होने के बाद उसको म्यांमार कहते हैं, ठीक है। हम जो बाहर मौजूद लोग हैं चाइना से वो तमाम दरिया को ही मेकोंग कहते हैं, लेकिन वो जो चाइना में हिस्सा है उसको लुकैंग। अच्छा, अब यहाँ पे क्या इशू है जी? ये जो इंडिया मेकोंग ये जो है ना जिसमें गए हैं वो इंडिया मेकोंग नहीं, इसका नाम है गंगा मेकोंग कॉरपोरेशन, ठीक है। और हम यहाँ पे दिखा भी सकते हैं अगर हमारे पास कोई उनकी स्लाइड हो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ये गंगा मेकोंग जो इनका फोरम है, कॉरपोरेशन फोरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो है तो मेकोंग गंगा जो है, क्योंकि गंगा जाहिर है कि जी, तो मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन जो है जिसको MGC कहते हैं, तो MGC को अगर हम देखें तो इसके यहाँ पर वो आज मौजूद हैं जयशंकर जो कि सेक्रेटरी खारजा हैं। अब सेक्रेटरी खारजा यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, देखें सार्क ख़त्म हो गया। सार्क जो कि सबसे पावरफुल एक इस इलाके का फोरम था जो वो इंडिया की वजह था, वो माने या ना माने उन्होंने कहा कि हम नहीं जाते सार्क में। उसके बाद SCO को उन्होंने ख़त्म कर दिया, ये भी इलाकाई फोरम था। SCO के कोई इंटरनेशनल ग्लोबल एम्बिशंस नहीं थे, SCO भी ये खित्ते में ही था, ठीक है ना, इसमें सेंट्रल एशिया था, इसमें बाकी। अब इस साल उनके पास आई, उन्होंने उसको भी सरबराही कॉन्फ्रेंस, उन्होंने वर्चुअल समिट का ऐलान कर दिया क्योंकि मोदी साहब वहाँ जा रहे थे। उसके बाद जो है वो तो SCO ख़त्म, फिर उसके बाद ब्रिक्स को भी, क्योंकि ब्रिक्स में और मुल्क आ रहे हैं तो अब ज़ाहिर है इंडिया अपने आप को आइसोलेशन में फील कर रहा है। और ख़ास तौर पे जो कल भी हमने बात की थी कि डॉलराइजेशन में वो अब अगर जा रहा है तो क्या वो ब्रिक्स करेंसी पे जाएगा या अपनी अलग से करेंसी बनाएगा। तो बाकी ब्रिक्स के ममालिक तो ब्राज़ील और चाइना और रशिया, वो तो एक ब्रिक्स करेंसी की बात कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन बड़ी ऑड सी है ब्रिक्स और SCO में। लेकिन ये जो फोरम है ना मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन, जिसके ऊपर तमाम लुक ईस्ट पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, 2014 में उसको एक्ट ईस्ट कर दिया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का दारोमदार ही जो है वो म्यांमार, थाईलैंड और आसियान के बाकी जो मुल्क हैं उन पे है। लेकिन मसला यह है कि वो सारे मुल्कों के साथ जो कनेक्टिविटी है वो मणिपुर, मिजोरम, आसाम, मगरबी बंगाल, जहां पर आग लगी हुई है। यानी मैं इसको जिसकी देखें वहां पर इन्होंने जाके आज फिर वही बात की कि जी हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक हाईवे बन रही है और वो हाईवे जो है वो मणिपुर से स्टार्ट होगी और वो उसके बाद जो है वो थाईलैंड, म्यांमार आएगी और थाईलैंड आएगी। पहले भी बात कर चुके हैं वो जो हाईवे। मसला ये कि वो हाईवे नहीं बन रही क्योंकि मणिपुर के अंदर जो है वो फिर वहां पे chaos है और कुकीज सेपरेशन की बात कर रहे हैं वो, नॉट लेस देन सेपरेशन, कुकीज भी सेपरेशन की बात कर रहे हैं। जो जुमी कबाइल हैं वो भी मेतीज, ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्यों इसको सॉल्व नहीं किया कुछ। अच्छा, जब आप यहाँ पर आग लगी हुई है, ये वो इलाका है मणिपुर का और मणिपुर की इंपॉर्टेंस है, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। कुछ रियासतें होती हैं जिनकी जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, मणिपुर, मिजोरम, ये सारी। एक तो ये है कि चले ऊपर चाइना के साथ, दूसरा ये कि ये सारे ईस्टर्न मुल्क है ना उनके साथ। अब ईस्टर्न यानी जो इंडिया के ईस्ट, अब यहाँ पे आग लगी हुई है। थाईलैंड के अंदर एक अनसर्टेनिटी है सियासी कि वहां पर कौन आता है कौन नहीं आता, और जो भी आता है उन्होंने म्यांमार से अपनी दोस्ती की हुई है, फौजी जनता से। वो फौजी जनता से इंडिया मिले नहीं मिले, बात करता है कि नहीं करता, अमेरिका तो नहीं देगी, वो पड़ोस आपका बड़े असरार डालता है। तो इधर जो है जो एक्ट इंडिया पॉलिसी है वो तकरीबन डेड हो गई है। अच्छा, तीसरा यानी ये मेकोंग गंगा जो कॉरपोरेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपने एंटर होना है इंडो पैसिफिक तो बात की बात है ना, वो तो दरिया में उतरेंगे तो सब मेरीज आएंगी। ये वो है जो आपका पड़ोस है जहां आप गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं कि जी म्यांमार पहुंच जाए, म्यांमार से गाड़ी आप मगरबी बंगाल से बांग्लादेश चले जाए, बांग्लादेश आप थाईलैंड।
जब ये इन इलाकों में जब एक आग भड़की हुई है और लोग सर काट रहे हैं एक दूसरे का, तो मुझे बताएं कि फिर ये इंडो पैसिफिक अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया और ये जो अमेरिका ने बनाया है अपना यूएस मीकोंग फॉर जो लोअर में, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, सबको ऐड किया हुआ है उन्होंने, यूरोपीय यूनियन को भी रखा हुआ है, क्योंकि आसियान कंट्रीज के बगैर इंडो पैसिफिक नहीं बन सकती। और आसियान कंट्रीज तक पहुंचने का रास्ता ही, देखिए हमने अगर आसियान कंट्री जाना हो तो हम कैसे जाएंगे? हम तो जहाज में बैठ के जाएंगे ना, या तो बहरी जहाज से जाएंगे या हम हवाई जहाज से जाएंगे। लेकिन भारत के लिए हवाई जहाज से तो वो तो फिर इशू, आपका पड़ोस है, वो पड़ोस बराह रास्त मणिपुर मिजोरम की जो आग है वो म्यांमार तक फैली हुई है, क्योंकि म्यांमार की चीनी स्टेट से वो कह रहे हैं कि वहां से मुदाखलत होती है, तो वहां फड्डा चल रहा है, और फिर वो फड्डा थाईलैंड की पॉलिटिकल सिनेरियो तक फैला, फिर ये सारे मुल्क बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। अब मुझे ये बताएं ना कि, तो मैं आज जब इनकी बात सुन रहा था, मैंने सुनी उनकी जो स्पीच थी सेक्रेटरी खारजा जयशंकर जी की, तो मैं जब वो बात उन्होंने कही ना कि यहाँ पर पीस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और ये साथ ही उन्होंने उस हाईवे का जिक्र किया जो मणिपुर से निकलेगी, तो वहाँ पर लोगों के, मैं सिर्फ चेहरों के वो देख रहा था तासुरात, मतलब वो क्या अजीब सी बात थी कि जी वहां से आपकी हुकूमत में आप कह रहे हैं होनी चाहिए, बजाय ये कि आप नहीं काबू नहीं किया ना, मणिपुर काबू नहीं किया, मिजोरम काबू नहीं किया, और वो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा, अब ये क्यों से निगलेक्ट हुआ है, क्यों नहीं देखा उसको क्यों अभी भी क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं मणिपुर को सीरियसली? देखिए छोटी सी बात थी ना, सीएम को हटाना था, उसी वक्त हटा के, और वो जैसे कहते हैं ना कि वो ठंडा कर देते हैं। अब मामला इतने बढ़ गए हैं कि यूरोप उसमें इन्वॉल्व है, अमेरिकन एम्बेसडर कह रहा है कि हम रिजॉल्व करते हैं आके मणिपुर को। और ब्रेक से पहले मैं से एक बात जो मैं भूल ना जाऊं, बहुत अच्छा हुआ कि स्वीडन में वो जो मुसलमान शख्स था जिसने कहा था कि मैं तौरा को और बाइबल को उसको इजाज़त दे दी थी, उसने वो हरकत नहीं की। हाँ। वो जो रेफ्यूजी था, और उसने वो परमिशन लेने के बाद ये ऐलान किया कि मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि मैं चाहता तो मैं भी ये कर सकता था, लेकिन मैं इन जो इल्हामी किताबें और मुकद्दस किताबें हैं इनके साथ गुस्ताखी करने का सोच भी नहीं सकता। तो ये एक मैसेज उस नौजवान की तरफ से गया है कि जी इजाज़त मुझे मिल गई थी और मैं भी ये कर सकता था जाके, लेकिन मैंने नहीं किया। उसने अपना इरादा कैंसिल किया और बहुत अच्छा किया, और मेरा ख्याल है कि सबको ये करना चाहिए और उस नौजवान से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि आज़ादी इज़हार राय में और इस्लाम में, और उसने मैसेज दिया, उसने कुछ का सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तौरात और बाइबल की तौहीन करूँ। जी ठीक है, वापस आके बात करेंगे नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ देंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, नून लीग की हुकूमत इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार क्यों है? नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आ सकी है कि उनके केसेस के हवाले से क्या मुस्तकबिल है उनका, और इंतखाबात में किस पोजीशन पे वो पार्टिसिपेट करते हैं, आया करते हैं या नहीं। तमाम जो बातों का इशू है। अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़ेर सदारत JUIF का इजलास हुआ है, और उनका भी अब मुख्तलिफ तजावीज़ उसमें दी गई हैं, और कल भी उनका इजलास जारी रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं इस्लामाबाद में और सिंध में और लाहौर में और बाकी जगहों पे सरगर्म है, और इस्लामाबाद में हाई अलर्ट है। अभी कुछ देर पहले दहशतगर्दी के ख़तरे की वजह से वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है 27 थानों में। तो बात यह है कि, और आर्मी चीफ जो है वो, उनका जो दौरा ईरान है उसमें उनकी एक तो अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात हुई है, यानी ईरान के जो आर्मी चीफ हैं उनसे मुलाकात हुई है, फिर उनकी ईरान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है, और फिर सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात हुई है। तो ये भी जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट, यकीनन ये दौरा बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमारा पड़ोसी मुल्क है और उसके साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की वजह से कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे जो है वो क्योंकि बॉर्डर्स लगते हैं तीनों मुल्कों के एक दूसरे के साथ, तो उसकी वजह से जो है मुमकिन है ये दौरा उस तनाजुर में हो, मुमकिन है दौरा उस तनाजुर में ना हो। अच्छा, लेकिन ये है कि ये मैं आपसे कई दफ़ा इस प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि सिक्योरिटी और इकॉनमी और फॉरेन पॉलिसी और ये मुल्क के अंदर जो अदम इस्तेकाम और बेचैनी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, महंगाई, इस कदर महंगाई। एक तो ये होता था कि ये देखें अब जो ये 16,000 रुपया कर्जा लेके और एक बंदा जो है वो 7 लाख रुपया उससे मांगा जा रहा है। ये एप्लीकेशंस कर्जे की इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लोग
इस हद तक पहुंच गया है मामला महंगाई का और जो गुर्बत का कि लोगों के बस में अब नहीं है। यानी लोगों के बस में नहीं है कि वो किस तरह से गुजारा करें अपना। सफ़ेद पोशी और वो सारे मामला तो हट गए, अब तो ये है कि वो बिल्कुल, और ये चूँकि आने वाले दिनों में हमारे अकाबरीन जितनी जल्दी ये बहुत सी अदम इस्तेकाम, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, इसको तय कर लें, हल कर लें, क्योंकि मैन मेड क्राइसिस है, तो इसको हल कर लें तो बेहतर है। क्योंकि ये अगले 3-4 हफ्तों में, जैसे मैंने आपसे कहा ना, क्योंकि हुकूमत जब कौन सी आ रही है, कौन सी जा रही है, ये दरमियान का जो हिस्सा है, इसको लेम डक सिचुएशन कहते हैं, बड़ी एक, यानी सभी लोग इस उसमें चले जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी, कि फाइलें साइन करें ना करें, अभी हुक्म सुने ना सुने, ऐसा ना हो कि आगे गवर्नमेंट दूसरी आ जाए वो फिर पूछगछ करे। तो एक अजीब सी सूरत हाल इस वक्त मुल्क में है, जो अगले 2-3 हफ्ते ये गैर यकीनी रहेगी। अब उसमें काम ये है हम सब का कि उसमें इसको स्मूथ तरीके से हम आगे लेके जाएं इलेक्शंस की तरफ, केयर टेकर की तरफ और फिर इलेक्शंस की तरफ। और 2-3 चीज़ों पे हम नज़र रखें। एक तो मईशत, क्योंकि बराह रास्त जो है वो इस कदर बोझ हमारे जो हर तबका है, यानी ये नहीं कि आप कहें कि अब तो वो ख़त्म हो गया, गरीब का तो पता ही नहीं कौन है, और ये भी नहीं पता कि जो है वो, यानी जिस मुल्क में, आपको पता है पाकिस्तान में पढ़ा लिखा किसको कहा जाता है? तालीम याफ्ता उसे कहा जाता है जो अपना नाम लिख ले। जो शख्स अपना नाम लिख ले उसको तालीम याफ्ता कहा जाता है, यानी सरकारी तौर पे उसको कहा जाता है कि ये तालीम याफ्ता शख्स है, सिर्फ वो शख्स जो अपना नाम लिख ले। तो अब गरीब कितने हैं, यानी ये नहीं कि उसने कोई FSC की हो या मैट्रिक किया हो, नहीं, सिर्फ नाम लिखने वाले को हमारे यहाँ तालीम याफ्ता कहा जाता है, और उस कैटेगरी में आ जाता है कि इस मुल्क में इतने करोड़ लोग जो हैं वो पढ़ लिख सकते हैं। तो अब यहाँ गरीब कितने हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, और मिडिल क्लास की क्या डेफिनेशन है, और अमीर की क्या डेफिनेशन है, इस पर तो हम बात करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास नहीं, जो बड़ा तबका है, अमीर तबका, उसके लिए भी अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बिल अब जो आएंगे वो जनाब 1 जुलाई से आएंगे, और उसके साथ ही बारिशें और बहुत सारे इश्यूज़ और हादसे और लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़। तो उम्मीद है और दुआ है कि ये हमारे अकाबरीन अगले जो चंद हफ्ते और चंद माह हैं, जिसमें कोई एक मजबूत सेटअप नहीं आता, तो उस वक्त तक मुंतखब हो गए, तो उस वक्त तक जो ये गैर यकीनी और बेयकीनी है मुल्क के अंदर, उसको कम से कम मज़ीद बढ़ावा नहीं देंगे, उसे ज़रा कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों, लोगों का सब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।